पीडीएफ शो हो रही है आपको? अभी नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। अब एक बार लास्ट बताओ, आप सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हैं आप हमको? जी सर। स्क्रीन भी ठीक ठाक है? हाँ जी सर। चलो तब स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो है कंजंक्शन पे चर्चा कर रहे थे। कंजंक्शन पे हमने कुछ आपको बताया था, कुछ चीजें बाकी थी, कुछ बताना है। अब यहाँ देखो मैं फिर से आपको जो है पूरा बता दे रहा हूँ इसको। अब जैसे एक्सेप्ट का जो यूज होता है वो अनलेस के इक्विवेलेंट जब आप करते हो तो वो गलत हो जाता है। कहने का मतलब जहां आपको अनलेस की जरूरत हो वहां आप अगर जो जहां जैसे मान लीजिए यहाँ आपको अनलेस की जरूरत है और यहाँ मैंने अनलेस के जहां अगर जो एक्सेप्ट का यूज किया तो ये गलत हो जाएगा, ये रंग माना जाएगा। नॉर्मली ये समझिएगा कि अनलेस की मीनिंग जहां जहां जो है आपको देना हो वहां अगर जो एक्सेप्ट की मीनिंग एक्सेप्ट लगाने से मीनिंगफुल लगता भी हो तो भी हमको इसको इसको एक्सेप्ट को वहां पे नहीं लगाना है। समझ रहे हैं? क्योंकि एक्सेप्ट आपका क्या होता है, वो आपका कंजंक्शन होता है और आपका अनलेस क्या होता है, सॉरी एक्सेप्ट आपका प्रीपोजिशन होता है और अनलेस आपका कंजंक्शन होता है। तो जब ये कंजंक्शन का वर्क नहीं करेगा तो हम इसको यहाँ पे लगाएं क्यों? देखिए एक क्लोज इधर है, एक क्लोज इधर है, तो दो क्लोज जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दो क्लोज जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन ही डालना पड़ेगा। इसीलिए आपका जो है अनलेस की जगह आप एक्सेप्ट मत लगाइएगा। दूसरा यूज चलो देखते हैं। दूसरा यूज आपका है, देखो फिर वही वही बात फिर आती है, वही बात फिर क्या आती है कि जहां आपको जो है अनलेस लगाना है, अनलेस, और वहां आप सोचो विदाउट लगाने से भी अगर जो मीनिंगफुल लगता है तो भी उसको जो है अच्छा नहीं माना जाता है। समझ रहे हैं? अच्छा नहीं माना जाता है तो इतना मान के चलिएगा वो परीक्षा में आपके लिए जो है ठीक नहीं है। अब जैसे यहाँ अनलेस, अनलेस है, अनलेस, अब इस अनलेस की जगह दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने यहाँ विदाउट लगा दिया है। अब ये दूसरा वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो भले ही मीनिंगफुल लगे तो देखो दो चीज आपने याद रखा। दो चीज क्या याद रखा कि आप एक्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे जहां अनलेस की मीनिंग की जरूरत हो, आप विदाउट का यूज नहीं करेंगे जहां आपको अनलेस की मीनिंग की जरूरत हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ये इन्होंने क्या बताया है कि देखो इसके दो रूल हैं। दो रूल क्या है? पहला तो एक नॉर्मल सा रूल है कि आपको एक सामान्य सी जानकारी दी जाती है, इसको जो है कंजंक्शन माना जाता है, इसको माना जाता है प्रीपोजिशन। ठीक? तो प्रीपोजिशन कभी दो क्लोज को जोड़ता नहीं है, कंजंक्शन आपका जो है दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो क्लॉजेस को भी जोड़ता है। तो अगर जो आपके, जाहिर सी बात है, दो क्लोज आ गए, दो क्लोज अगर जो आपके आ गए तो वहां क्या यूज नहीं होगा? तो वहां आपका ये लाइक यूज नहीं होगा। वहां फिर क्या यूज होगा? वहां आपका एज यूज होगा। समझ रहे हैं? वहां एज भी यूज होगा, वहां आपका लाइक भी यूज, सॉरी लाइक यूज नहीं होगा जब दो क्लोज को जोड़ना होगा। और जब दो शब्दों को जोड़ना होगा, कहने का मतलब जैसे क्लोज नहीं मिल रहा, जैसे इस सेंटेंस में एक क्लोज इधर मिला, एक क्लोज आपको इधर मिला, दो क्लोज मिल गए। अब यहाँ तो आप डेड श्योर हो जाइएगा कि यहाँ आपका जो है लाइक का यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ हम एज का यूज करेंगे। और कभी कभी आगे क्या होता है, आपको जो है शब्द मिलते हैं, क्लोज नहीं मिलता है, उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन पे आप एज भी लगा सकते हैं, आप लाइक भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग में भी डिफरेंस आएगा। जैसे एज आप लगाएंगे तो दूसरी मीनिंग देगा, लाइक लगाएंगे तो दूसरी मीनिंग देगा।
अब जैसे यहाँ आपने देखा, ही स्पीक्स लाइक हिज फादर, समझ रहे हैं। अब इसकी मीनिंग होगा वो अपने पापा की तरीके से बोलता है। अब यहाँ आपका एज भी सही हो जाता, ही स्पीक्स एज हिज फादर, तो इसका मतलब ये हो जाता कि बिल्कुल वो पापा के गले में उतर, कहने का मतलब ये संभव नहीं है कि एज का यूज आप वहां करते हैं कि जहां उससे उस चीज का काम निकले। तो जाहिर सी बात है अब ये पिताजी के एकदम गले में अपने उतर तो जाएगा नहीं। अब जैसे आप इसको ऐसे समझो, दिस हॉस्पिटल यूज्ड एज अ, सॉरी, दिस होटल कर दो इसको, एज ए हॉस्पिटल, ठीक। दिस होटल यूज्ड एज हॉस्पिटल। अब इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा एक सेंटेंस है, दिस हॉस्पिटल, एच से हॉस्पिटल समझ लीजिए, यूज्ड लाइक, दिस होटल यूज्ड लाइक हॉस्पिटल। अब इसके दोनों दोनों सेंटेंस आपके सही हैं, दोनों का मतलब निकलेगा। पहले वाले का मतलब होगा कि हॉस्पिटल, वो सॉरी, जो ये होटल था, तो होटल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। कहने का मतलब युद्ध जो है, जैसे युद्धकालीन परिस्थितियां और स्थितियां बनती हैं, तो उसमें जगह जब नहीं रहती है तो कहीं भी हम हॉस्पिटल बना देते हैं, तो स्कूल को हॉस्पिटल बना देते हैं, या मान लीजिए होटल को हॉस्पिटल बना देते हैं। तो अगर जो किसी चीज में आप एज लगाते हैं तो उससे एकदम एज इट इज होने का वो निकलता है, एज इट इज होने का निकलता है। कहने का मतलब जी ये ऊपर वाला सेंटेंस है, यहाँ आपको ये पता चलेगा कि जो ये होटल है इसमें हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं मिली, इसमें मरीज ठीक किए गए। नीचे वाले का मतलब ये हो गया कि ये होटल हॉस्पिटल के जैसे बना, मतलब कहने का मतलब, लेकिन इसमें हॉस्पिटल का काम नहीं हुआ। तो लाइक लगाने पर क्या होता है, समतुल्य हो जाता है, उसके उसके जैसा अपीयरेंस दिख सकता है, लेकिन उसमें जो है ट्रीटमेंट का काम नहीं होगा। अब जैसे स्कूल को आपने हॉस्पिटल बना दिया, तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, अगर जो उसमें ट्रीटमेंट हो गया, उस स्कूल में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको एज के जैसे व्यक्त करेंगे। अब यहाँ आप देखो, क्या मैं अपने पापा पापा के जैसे बोलूंगा कि जैसे पापा बोल रहे हैं वही मैं बोलूंगा। तो जाहिर सी बात है मैं अपने पापा के जैसे बोलूंगा, पापा के जैसे आवाज निकलेगी, समझ रहे हैं, उससे मिलती जुलती आवाज निकलेगी। अब ये थोड़ा उनके पिताजी के गले में हमारा गला उतर जाएगा, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है एज लगाना उचित नहीं है, समझ रहे हैं। तो एज आप वहीं लगाएंगे जहां उस चीज से उस चीज का काम हो। चलो दूसरा देखो आप, दूसरा आपका रूल क्या है, इसमें ये बताता है कि जो आप डायरेक्टली यूज करते हैं, समझ रहे हैं, तो डायरेक्टली का यूज आपको जो है नहीं करना है। कहाँ, जहां आप एज सून एज की, एज सून एज से जो है मीनिंग निकल रही हो, तो जब एज सून एज से मीनिंग निकल रही हो उसमें आप डायरेक्टली का यूज नहीं करेंगे, ये भी जो है गड़बड़ सी अंग्रेजी मानी जाती है। अब जैसे ये वाला आप देख रहे हैं, अब इसमें अगर जो मैं यहाँ डायरेक्टली लगा देता, जैसे ये एज सुन एज यहाँ पे है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, लेकिन ये एज सुन एज न लगा के मैं यहाँ डायरेक्टली लगाता तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता। ये नीचे वाला देख रहे हैं, ये हमने डायरेक्टली लगाया है किसकी जगह, एज सुन एज की जगह, और सेंटेंस हमारा हो गया है गलत। चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो ये बड़ा सामान्य सा नियम है कि स्कार्सली के बाद आपका क्या आता है, आपका व्हेन आता है या बिफोर आता है, समझ रहे हैं। तो ये आपको कुछ ऐसे फ्रेज वाले होंगे, फ्रेज वाले कंजंक्शन होते हैं, आपको याद उनको कर लेना है और उनका कोई चारा नहीं है। तो स्कार्सली जब भी आप यहाँ यूज करिएगा, परीक्षा में हो सकता है यहाँ आपको देन दे दे, देन की जगह कभी कभी होता है देन दे दे। तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है, इसका कॉम्बिनेशन देखना है, स्कार्सली व्हेन या बिफोर इसके बाद आपका आता है। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन आपको भिड़ाना है, आपको देन वेन का यूज अगर जो रहेगा तो उसी पार्ट में आपको मान लेना है कि इरर है। अच्छा, इसमें जैसे निगेटिव वर्ड जितने भी होते हैं, जैसे स्कार्सली है, हार्डली है, आपका फ्यू है, आपका लिटिल है, अगर जो इनसे सेंटेंस, या नॉट है, नेवर है, इनसे सेंटेंस के स्टार्ट होती है, तो निगेटिव कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करेंगे तो वो इन्वर्जन ले लेता है। इन्वर्जन कहने का मतलब कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले उठ के चली जाती है। अब जैसे ये स्कार्सली निगेटिव वर्ड है,
अब इसमें आप देख रहे हैं इन्वर्जन इसने लिया, कहने का मतलब जो ये हेड यहाँ लगना चाहिए था वो उठ के यहाँ पे चला आया है। क्वेश्चन तो है नहीं, लास्ट में देखो फुल स्टॉप लगा है। ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन नहीं है आपका असर्टिव सेंटेंस ही। अफर्मेशन ही इसमें शो हो रहा है, लेकिन आपने क्या देखा कि इस नेगेटिव स्टार्टिंग के कहने का मतलब नेगेटिव शब्द से स्टार्टिंग होने के कारण इन्वर्जन ले लिया। अब यहाँ आप नॉट भी होता, नेवर भी होता, इस टाइप के कोई भी नेगेटिव वर्ड होते, फ्यू होता, जैसे फ्यू भी नेगेटिव है, लिटिल भी नेगेटिव है, अ फ्यू नेगेटिव नहीं है, अ लिटिल नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव कोई भी शब्द रहेगा उससे स्टार्टिंग होता है तो इन्वर्जन लेता है। कौन सा इन्वर्जन? इन्वर्जन भी कई टाइप के होते हैं, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब वाला इन्वर्जन लेता है कि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, जैसे आप क्वेश्चन में करते हैं अमूमन। नो सूनर के बाद आपका जो है क्या आता है? नो सूनर के बाद आपका देन आता है, ये भी याद रखिएगा। जैसे स्कारसेली, इसके बाद आपने व्हेन या बिफोर याद रखा था स्कारसेली, इसमें नो सूनर के बाद आपका देन आता है, आपका बट नहीं आता है। और देन की स्पेलिंग में भी कभी कभी हेरा फेरी कर देता है, देन की जगह वो देन लिख देगा, आपको लगेगा जल्दी जल्दी में देखोगे तो कुछ चीजें हैं, अभी हम क्विज के फॉर्म में इसको आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। नॉर्मली आप इसको ऐसे समझते चलें, तो कुछ जब आप करेंगे तो आपका ये सब सारा सॉल्व हो जाएगा, ये सब सारी समस्या दूर हो जाएगी। जितने भी ये सब फ्रेज कंजंक्शन है ये सब मिला के आपको देंगे, बस खाली आप उसको करते जाइएगा। तो नो सूनर के बाद आपको क्या देन लगाना है, आपको बट नहीं लगाना है। और देन की जगह कभी कभी देन भी मिल जाता है, तो आप सोचोगे यार स्पेलिंग उसी से मिलती जुलती है, अगर जो ध्यान नहीं देंगे तो यही गलती हो जाती है। ये देखो नो सूनर, नो लगा है, नेगेटिव है, तो इसमें भी देखो इन्वर्जन लग गया, और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो निगेटिव वर्ड से अगर जो आप सेंटेंस के स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी इन्वर्जन आपको देना पड़ेगा। तो नो सूनर के बाद क्या आता है? देन, ये याद रखिएगा। अब यहाँ बट मैं लगाऊं, यहाँ मैं देन लगाऊं तो गलत हो जाएगा। अब देखो कुछ और एक्सप्रेशन है वो सही है, जैसे सेल्डम, सेल्डम आर इबर ये यूज नहीं होता है, समझ रहे हैं? सेल्डम आर नेबर ये यूज होता है, इफ इबर ये यूज होता है, लेकिन ये यूज नहीं होता है। तो जब ये यूज नहीं होता है तो ये कहीं भी मिलेगा, मुझे जो है इसी पार्ट में एरर माननी है। अब जैसे सेल्डम आर नेबर ये मिल गया मुझे, ये करेक्ट है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसके यूज में। और अब यहाँ देखना, ये फंसाने वाला रूल है। फंसाने वाला रूल क्या है? अब इसमें आई गेव नो मोर देन आई कुड नॉट हेल्प। अब यहाँ क्या है? नो मोर है, इसको आप ऐसे समझ लेना कि अगर जो नो मोर मिले और उसके बाद देन मिले तो अगली चीज क्या रहेगी? अगली चीज अगले वाले क्लोज को आपको निगेटिव बनाना ही बनाना है, अगर जो निगेटिव नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपके रेन मार्टिन में आप देखेंगे कंजंक्शन के इरर वाले पोर्शन में, जो बुक सेकंड में कंजंक्शन का आपका दिया गया है रूल नंबर 199, तो उसमें यही बताया गया है आपको कि अगर जो आप नो मोर का यूज करते हैं और उस और कंपेरिजन दिखाते हैं दो क्लोजेज में, तो जो बाद वाला क्लोज यूज करेंगे उसमें आपको निगेटिव देना ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने देखो लिख दिया है सारांश में मेंटेन डबल नेगेटिव, कि मतलब इधर तो नेगेटिव है ही तो इधर भी नेगेटिव आपको मेंटेन करना है, और यही नेगेटिव आप मेंटेन नहीं करेंगे तो इसी पार्ट में एरर मान ली जाएगी। तो बुक में भी देखिएगा आपके जो है करेक्ट करके दिया है, आई गेव नो मोर देन आई कुड हेल्प। अब इसमें गलती कहाँ है? तो हमने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया है, इसलिए यहीं पे गलती हो गई। तो कहने का मतलब नो मोर इधर है तो इधर भी आपको नेगेटिव डालना डालना पड़ेगा, और बीच में कंजंक्शन आप देन का यूज करेंगे। चलो अगला देखते हैं। अब यहाँ देखना, यहाँ देखो बहुत समझने की जरूरत है। देखो एज, उसके बाद जो है आपका क्या पॉजिटिव डिग्री आती है, फिर एज आता है, ठीक। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ इन्होंने लिखा तो बहुत सही है, लेकिन ये दूसरा वाला एज ये खा गए हैं, तो इसी के कारण यहाँ एरर आ गई है। तो जब आपको करना है तो आपको पूरा एज दिखाना है, समझ रहे हैं? अच्छा, बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका ये होता है एज एज। अब इसकी तुलना जब आगे जिस चीज से करोगे तो कामा के पहले वो चीज भी आनी चाहिए, तो एक तो ये भी करेक्ट है, समझ रहे हैं? ये भी जो है चलने वाली चीज है, लेकिन बेस्ट चीज क्या है? वो बेस्ट चीज आपकी नीचे है कि एज एज। देखिए ये एज इसके बीच में आपने पॉजिटिव डिग्री डाली है, और एज एज से आप दो चीज की तुलना करते हैं,
तो ये देखिए तुलना वाले शब्द भी आगे पीछे लगे हैं। ठीक है, ये बेस्ट, ये कहने का मतलब करेक्ट भी है और बेस्ट भी ये है। अगर जो परीक्षा में ये भी आता है ये भी आता है तो आपको इस वाले को चूज करना है। आपने अंतर समझा? हमको क्या करना है, जैसे परीक्षा में ये आएगा ये तो गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरा वाला एज जो है हम शो नहीं कराए थे। दूसरा वाला एज शो करा देंगे तुरंत करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो ये वाला दैट यहाँ लगना चाहिए था वो उठ के देखिए यहाँ पे लगा है, ये तो भी करेक्ट है। लेकिन अगर जो यही दैट आप यहाँ चिपका देते हैं तो ये द बेस्ट माना जाता है, सबसे अच्छा यही फिर होता है। अब ये देखो इस टाइप के जितने भी कंजंक्शन होते हैं, इधर आर, निदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंटेन करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंटेन का मतलब होगा कि जो इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ आएगा वही इस आर के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ आएगा वही इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका यहाँ आएगा। समझ रहे हैं? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ओनली के बाद आएगा बट आल्सो के बाद भी वही पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। अब इसमें जो है एक दो आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ आप देखो, ही लास्ट, उसने खो दिया क्या? नॉट ओनली। नॉट ओनली के बाद हमको यहाँ आपको ध्यान देना है, फिर बट आल्सो, फिर यहाँ ध्यान देना है। अब ये देखो क्या है, यहाँ एनपी है, नाउन फ्रेज है। ठीक, ये नाउन और प्लस इसका ये कहने का मतलब क्या, मॉडिफायर। तो ये दोनों मिलके एनपी बन गया। तो नाउन फ्रेज इक्विवेलेंट टू नाउन, तो यहाँ भी देखो नाउन फ्रेज है इक्विवेलेंट टू नाउन। तो कहने का मतलब दोनों तरफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच बराबर हैं, हाँ बराबर है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अब यहाँ आप देखो सेम वही सेंटेंस है, सब कुछ उतने ही शब्द यहाँ पे यूज हुए हैं। नॉट ओनली के बाद यहाँ पे क्या आ गया? लास्ट। ठीक, लास्ट क्या है? आपकी वर्ब है। ठीक, अब इधर बट आल्सो के बाद देखो क्या वर्ब है? नहीं, यहाँ वर्ब नहीं है, तो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ ये हो गया कि ये क्या करते हैं, दो नाउन को, दो इक्विवेलेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। तो अब आपको देखना है कि सेंटेंस में क्या इक्विवेलेंट दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो पता चलेगा हाँ है। वो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखो एक टिकट और दूसरा ये लगेज। तो अब ये प्रयास करो कि इस नॉट ओनली को उठा के जो है इनके पहले लगा दीजिए, बस यही ऊपर आपने किया है। तो वो ध्यान दे, आप जब ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा कि दो वर्ब दी गई है, कि दो नाउन दिया गया है, कि दो एडजेक्टिव दिए गए हैं, या दो क्लोज दिए गए हैं। तो नॉट ओनली बट आल्सो के बीच में आपको कॉम्बिनेशन ये थोड़ा देख के आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, इधर आर, निदर नार, इन सब में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये उसी से संबंधित है, ये सब जितने हैं सभी एक्सरसाइज है आपका। आई कुड निदर हेल्प, आई कुड निदर, ये नॉर। ठीक, निदर के बाद हमने क्या लगाया? हेल्प लगाया। हेल्प क्या चीज है? ये वर्ब है। ठीक, तो ये नार के बाद भी क्या आपको वर्ब दिख रहा है? नहीं, वर्ब, नार के बाद हमको वर्ब नहीं दिखा। तो कहने का मतलब अब ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। अब इसको हम मुझे करेक्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना होगा तो मुझे देखना पड़ेगा दो चीज इसमें क्या है, क्या दो वर्ब है? तो दो वर्ब है अगर जो, तो एक वर्ब यहाँ लगा दो, एक वर्ब आप नार के बाद लगा दो। तो मुझे दो वर्ब तो मिल नहीं रही है। अब दो चीज इसमें देखो क्या, तो दो चीज नाउन मुझे मिल रहा है, एक नाउन यहाँ एक नाउन यहाँ। तो अब इसके पहले तो सही लगा है, तो पता चला अब इस पार्ट में एरर है। यहाँ जो ये चीज निदर आपका यहाँ लगी थी ये उठ के आएगी यहाँ। समझ रहे हैं? अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्ब इस वाले को आपको करना है। तो दो चीज जरूर देख लीजिएगा कि दो चीज है कि नहीं, और दो चीज है तो वो कहाँ है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ही निदर हैड गोल्ड नार सिल्वर। अब इसमें भी देखो क्या, निदर के बाद यहाँ हैड आ गया, वर्ब आ गई। ठीक, तो नार के बाद भी क्या वर्ब है? नहीं, नार के बाद वर्ब नहीं है। तो दो चीज है क्या? तो दो चीज देखो, एक गोल्ड है दूसरी सिल्वर है। तो सिल्वर मतलब अब दूसरी वाली धातु के पहले यहाँ तो लगा है नार, अब यहाँ गोल्ड के जस्ट पहले नहीं लगा है। तो ये जो निदर यहाँ लिखा है इसको उठा के इसकी शिफ्टिंग जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। ही हैड निदर गोल्ड नार सिल्वर। समझ रहे हैं? तो इसमें आप मेंटेन करना पड़ेगा, ये आप मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर देखो वही सिस्टम यहाँ पे आ गया है, अफेंडेड, ये वर्ब यहाँ आ गई। नार के बाद आप देख रहे हैं क्या है? फ्रेंड, ये नाउन मिल रहा है, और निदर के बाद आपका ये मिल रहा है। तो कहने का मतलब अब ये यहाँ से हटेगा, इधर आएगा, और ये उठेंगे यहाँ, यहाँ पे आएंगे। कहने का मतलब मी के जस्ट पहले।
तो ये जितने भी और एक्सरसाइज हैं आपके जो है सब उसी के जैसे हैं, संबंधित कुछ हमने 4-5 सेंटेंस डाल रखे हैं 8 तक, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको आपको करना है। 10 हमने डाल रखे हैं। अब यहाँ देखना, नीदर इज फॉलोड बाई नार नॉट बाई आर। नीदर के बाद आपको नार लगाना है, दूसरे कंजंक्शन आपको नहीं लगाने हैं, आर नहीं, दूसरे आपको लगाने ही नहीं, बस इतना आप समझो। और जैसे नीदर नार, ये आपको ये कॉम्बिनेशन याद करना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने आर लगा दिया तो भी गड़बड़ हो गया, और दूसरा कुछ लगाएंगे। अच्छा यहाँ देखना देखना, इधर और उसके बाद आर, भले ये नाट इधर लगा, ये कोई नई चीज नहीं हो गई, वो सिर्फ आपको जो है दिग्भ्रमित करने के लिए दिया गया है कि नया मसाला में इधर आर निधर नार। तो यहाँ अगर जो आपने क्या किया, इधर लगाया, तो फिर आपको यहाँ पे आर लगाना है। फिर आपके मन में होगा अरे यार नाट लगा है, नाट लगा है, तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इधर आर मेंटेन है, इसके पहले नाट लगाओ, चाहे जो लगाओ, लगा हो अच्छा है, न लगा हो तो भी अच्छा है। तो यहाँ नाट इधर के बाद अगर जो आप जो है यहाँ नार लगा देते हैं, ये नाट देख के सोचोगे अच्छा ये निगेटिव इधर है, तो एक निगेटिव इधर भी करेंगे, तो डबल डबल निगेटिव मिलके पॉजिटिव मीनिंग देगा, तो गड़बड़ सा हो जाएगा आपका, ये सोचना। आपको यहाँ पे जो है बस इधर और आर इनको देखना है, इनसे आपको ज्यादा मतलब नहीं रखना है। अब यहाँ देखना, फिर वही रामलीला है। रामलीला क्या है कि इधर आपका निगेटिव है, ये सब निगेटिव वर्ड है, समझ रहे हैं, और ये किसी क्लोज में आते हैं, तो ये आगे क्या करते हैं, ये आपका जो है, ये कहने का मतलब ये आपका आर लेंगे, नारवार नहीं लेते हैं। कहने का मतलब निगेटिव नहीं लेंगे। भाई अगर जो डबल डबल निगेटिव आप कर दोगे तो मीनिंग उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर जो सेंटेंस तुमको निगेटिव बताना है तो डबल डबल निगेटिव आप क्यों कर रहे हैं, तो निगेटिव जब बताना ही है तो भाई निगेटिव रहने दो, दूसरा आगे जरूरत पड़ती है तो पॉजिटिव वाला आपको डालना पड़ेगा। अब जैसे ये देखो आप, बी हैव नो पेंसिल आर, सॉरी बी हैव नो पेन आर पेंसिल, हमारे पास कोई पेंसिल नहीं है और जो है पेन भी नहीं, इसका जो है कहने का मतलब ऐसे होगा। अब यहाँ आप नार लगा दोगे, जैसे यहाँ नो लगा है, तो यहाँ सोचोगे कोई मैं निगेटिव वर्ड डाल दूं, नाट लगा दूं, नार लगा दूं, और कोई डालना चाहे तो गड़बड़ सा हो जाएगा। जब सेंटेंस में आपको नेगेटिव बोलना ही हो, नेगेटिव मीनिंग देनी ही हो, तो डबल डबल नेगेटिव वहां नहीं लगाना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं। अब जैसे यहाँ मुझे नेबर मिल गया, समझ रहे हैं, तो नेबर के बाद अगर जो यहाँ पे मैं नार लगा दूं या नाट लगा दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। नेबर के बाद अब फिर हमको यहाँ पे आर ही लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि आपको जो है निगेटिव कहाँ अगर जो सेंटेंस को निगेटिव मीनिंग की जरूरत है तो डबल डबल निगेटिव लगा है तो मुझे हटा देना है, लास्ट वाले को हटा दीजिएगा। सेंटेंस को पॉजिटिव मीनिंग की जरूरत है, डबल निगेटिव लगा है तो चल जाएगा, तब आपका वहां पे चल जाएगा। तो ये नीचे एक्सरसाइज दिए हैं, ये आप इसको करेक्ट कर दीजिएगा। अब ये देखो कुछ वर्ब दिए गए हैं, ये वर्ब क्या करते हैं, अगर जो ये वर्ब आपको क्लोज में मिल जाते हैं तो इनके बाद जो दैट आप कंजंक्शन होता है, दैट कंजंक्शन को आप ओमिट नहीं कर सकते हैं, आपको लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये सेंटेंस आपने देखा, जॉन अंडरस्टैंड, अब यहाँ दैट हमने नहीं लगाया है, ही विल कम टुडे, अब यहाँ दैट गायब कर दिया है, सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो ऊपर जितने भी वर्ब दिए गए हैं इनके बाद आपको दैट लगाना ही लगाना है। अब ये पीडीएफ मैं आपको मुहैया करा दूंगा अभी तुरंत, ये देख रहे हैं, कुछ आप ऐसे देख लीजिए, और बाकी ये पीडीएफ आपके पास जा रही है। तो ये जितने भी वर्ब हैं, ये जब भी आप यूज करेंगे इनके बाद आपको दैट ओमिट नहीं करना है, दैट को आपको लगाना है। जैसे दैट को कभी कभी आप हटा भी देते हो, जब दैट दैट आपका कौन से केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो पहली चीज, अगर जो दैट सब्जेक्टिव केस में है तो फिर उसको हटाना भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस में है कभी कभी हम हटाते हैं, लेकिन इस वर्ब के साथ तो आपको बिल्कुल हटाना ही नहीं है। ये कुछ और एक्सरसाइज हमने दे रखी है, बहुत हल्की सी एक्सरसाइज है, बड़ा आराम से आप कर ले जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो रूल नहीं होते हैं कंजंक्शन वहां पे भी आते हैं, तो वो इजी सी एक्सरसाइज है, ये 10 तक आप कर लीजिएगा।
अब देखो अदर है और रादर है या कंपरेटिव है, तीन चीज हैं, अदर हो, रादर हो या कंपरेटिव हो, तो इनके साथ आप देन का यूज करते हैं। समझ रहे हैं? देन की बजाय जो है और दूसरी चीज आप यहाँ लगाएंगे तो गड़बड़ सड़बड़ सा हो जाएगा। जैसे आई वुड रादर हैव ए बुक देन ए पेन। अभी इस देन की जगह तुम सोचो मैं टू लगा दूं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये याद रखना, अदर हो, रादर हो या कंपरेटिव डिग्री हो, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ देन ही लगाना है, टू नहीं लगाना है। टू आप वहां लगाते हैं जहां डिग्री ना हो। वो क्या बोलते हैं, कंपेरेबिलिटी तो होती है लेकिन डिग्री नहीं होती है। अगर जो डिग्री नहीं है तो फिर वहां आप जो है टू लगाएंगे, अगर जो डिग्री है तो फिर डिग्री देन से ही व्यक्त होती है, दूसरे से नहीं होती है। नीचे वाला भी आप देख लो, इसमें नो अदर, नो अदर आपका लगा है, अब आगे आपने देन लगाया है, चलो बढ़िया है। अदर देख रहे हैं, यहाँ आपने टू लगा दिया है, यहाँ ये गड़बड़ी आ गई है आपकी। देखो ये यहाँ देखो, मच रिचर, यहाँ डिग्री मिली और आगे हमने देन लगाया है, कंपैरेटिव डिग्री है तो आगे हमको देन लगाना है, टू नहीं लगाना है। एक होती है डिग्री, अब एक होती है सिर्फ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन विदाउट डिग्री का भी हो सकता है। समझ रहे हैं? कंपैरिजन आपका विदाउट डिग्री का भी हो सकता है, लेकिन अगर जो डिग्री रहेगी कंपैरेटिव वाली तो वो देन ही लेगा। जैसे सुपीरियर इंफीरियर में भी तुलना होती है, ऐसा नहीं कि तुलना नहीं होती, वहां तुलना होती है, लेकिन सुपीरियर इंफीरियर में डिग्री नहीं होती है, तो डिग्री नहीं होती इसीलिए हम वहां पे टू लगा देते हैं। और डिग्री अगर जो इनमें होती तो ये पक्का देन लेते। जब आप इनको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है लास्ट दियर डिग्री कुछ ऐसे करके, इसमें जो है आप किरण मार्टिन बुक में आप पाओगे कि कहने का मतलब आज के आधुनिक युग में इन्होंने अपनी डिग्री खो दी है। इनमें कम तुलना करने की क्षमता है इन सब शब्दों में, जो ये लैटिन आपके जो है चार पांच वर्ड आते हैं, आठ होते हैं, तो इनमें तुलना करने की क्षमता है, लेकिन इनकी डिग्री खत्म हो गई। तो डिग्री और तुलना में जो है अंतर होता है, जैसे टाइम टेंस में अंतर होता है वैसे डिग्री तुलना में होता है। तो डिग्री क्या होगी, डिग्री उसी को बोलते हैं जैसे ई आर, ई एस टी, मोर, मोस्ट। जैसे हमने कहा कि इसकी डिग्री करो, तो डिग्री बस इन्हीं से चेंज होगी। और इसके अलावा जो भी तरीके होते हैं जैसे सुपीरियर इंफीरियर, इसमें आपको तुलना मिलेगी, तुलना मिलेगी, लेकिन इसमें डिग्री नहीं होती। डिग्री व्यक्त करने के लिए आपके पास यही ऑप्शन है। कंपैरेटिव डिग्री है तो या तो आप ई आर से करोगे या तो मोर से करोगे। सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी से करोगे या मोस्ट से करोगे। समझ रहे हैं? यही दो पहचान है। तो जो डिग्री होती है वो आपको आंखों से दिखती है, और तुलना जो होती है, तुलना एक कॉन्सेप्ट होता है, एक विचार होता है, वो उसकी ऐसी कोई पहचान नहीं है। जैसे इसमें क्या है, ई आर या ई एस टी आपको मिला तो ई आर मिला तो तुरंत समझ गए कंपैरेटिव, मोर मिला तो तुरंत समझ गए कंपैरेटिव, ई एस टी मिला तो सुपरलेटिव, मोस्ट मिला तो सुपरलेटिव। लेकिन जो आपकी वो होती है क्या, तुलना, जो आप उसको जो है कंपैरेटिव या उस इस टाइप की चीजें बोलते हैं जिसमें डिग्री नहीं होती है, तो उसमें इस टाइप की कोई पहचान नहीं होती। तो डिग्री आपको आंखों से दिखने वाली चीज है, कहने का मतलब डिग्री फॉर्म है, और सिर्फ तुलना जिसको आप समझते हैं तो तुलना एक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ कहने का मतलब आपको जो है, जैसे यहाँ पे आगे क्या है, आपको आर है, ऑप्शन देना पड़ता है, तो ऑप्शन देने में फिर आपको जो है दैट का यूज नहीं करना है, वहां आपको विदर ही लगाना है। जैसे ये देख रहे हैं, आई डोंट नो विदर ही विल कम आर नॉट, तो कम नॉट मतलब आएगा कि नहीं आएगा। तो दो चीज में आप क्या कर रहे हैं, आगे आपको ऑप्शन मिल गया, तो जब आपको ऑप्शन मिल गया तो ये यहाँ पे विदर ही सही है, यहाँ पे दैट नहीं सही है। आगे ऑप्शन अगर जो आपको मिल रहे हैं तो वहां पे आप विदर ही लगाएंगे, दैट का यूज यहाँ पे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब जैसे डाउट, डाउट हो गया, आगे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं डाउट, अब डाउट आपके मन में शंका आ गई, ठीक, तो शंका आएगी कब, शंका आएगी दो चीजों में ही तो शंका आएगी, एक चीज रहेगा तो एक चीज में शंका उनका तो आती नहीं है। तो अब यहाँ भी आपको आगे आ रही लगाना है, यहाँ आपको ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जो है दैट लगा, यहाँ सॉरी, यहाँ आगे जो है ऑप्शन आपको देखिए मिल गया, तो यहाँ आप ऐसा नहीं कि जो है विदर के अलावा सोचो दैट लगा दो, दैट वेट यहाँ पे नहीं लगेगा। दैट तब आता है जब चीजें एकदम एग्जैक्ट होती हैं,
विदर तब आता है जब कहने का मतलब आपके मन में शंका हो, डायलेंस हो या इधर उधर भगने की संभावना हो। तो भाई दो चीज है तो भगेगी तो है ही। अब जैसे यहाँ आई डू नॉट डाउट, आपने उसी का निगेटिव बना दिया। अब जब डाउट नहीं है तो मैं एकदम क्लियर हूं। तो जब एकदम क्लियर है तो एकदम क्लियर में फिर आप दैट का यूज करेंगे। देख रहे हैं? जब अब जैसे यहीं आयो नॉट डाउट, ये नॉट अगर जो ना होता या ये नॉट है तभी तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है। कहने का मतलब इसी सेंटेंस का आप असर्टिव बनाओगे तो असर्टिव बनाओगे कि जैसे आई हैव नो डाउट, जैसे आई डू नॉट डाउट। तो आई डू नॉट डाउट तो मतलब मैं एकदम श्योर हूं। तो जब एकदम श्योर है तो आप दैट लगाओ। आई डाउट तो अब आप आपके मन में जो है दिक्कत आ जाएगी। जब दिक्कत आ जाएगी, आप जो है कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन में विदर ही लगता है। फिर वहां पे आप दैट का यूज नहीं करेंगे। दैट एकदम क्लियर वाली चीजों में आता है। और जो आपका डाउट, ये कहने का मतलब जैसे डाउट है या दो चीजों में भगने की उम्मीद है, तो फिर आप वहां विदर का यूज ही करते हैं जब दो क्लोज को आप जोड़ोगे तो। एक मिनट, अब ये लास्ट आपका यूज बचा है। अब जैसे विदर के पहले जब आप ये एस टू का यूज, जैसे एक कंजंक्शन आपने लगाया फिर एस टू आपने एक दूसरा कंजंक्शन लगा दिया, तो डबल डबल कंजंक्शन ऐसे नहीं लगते हैं। तो अब इसमें परीक्षा में जैसे ये आता है तो आप इसको रिमूव करोगे कि इसको रिमूव करोगे, तो ये वाला रिमूव होगा। विदर के पहले आप एस टू या जो है दूसरे किसी कंजंक्शन का यूज इस टाइप से नहीं कर सकते हैं। जैसे बुक में तो आपके एस टू दिया है, तो एस टू का मतलब सिर्फ एस टू नहीं, और दूसरे भी कोई आप यूज करेंगे तो वो भी गड़बड़ सा हो जाएगा। तो ये आपका कंजंक्शन का चैप्टर खत्म हुआ। और कंजंक्शन में कुछ छोटे छोटे एक दो और टाइप बचे हैं। तो वो एक दो टाइप मैं अब क्या करूंगा कि वो जितने भी टाइप हैं वो उतने चर्चा के विषय नहीं थे, उसमें समझाने जैसी मुझे कोई चीज नहीं लगी। वो सबको इकट्ठा करके मैं क्विज बनाऊंगा। क्विज बनाने के बाद ये क्विज हो सकता है आज शाम तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। तो कल उसी क्विज को मैं सॉल्व करवा दूंगा। बस जितने भी कंजंक्शन में थोड़ी मोड़ी चीजें आपकी छूटी बढ़ी हैं वो सब उसी में आ जाएंगी। और बाकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमने आपको जो है इसके पहले की जो दो क्लास हुई है उसमें हमने समझा ही दिया है कि वो सब क्या काम करते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो है कंजंक्शन आज मोटा मोटी खत्म हो चुका है। और एक सिर्फ अब कंजंक्शन की क्लास चलेगी, वो चलेगी आपकी क्विज सॉल्व की। अभी हम प्रयास करेंगे कि आपको आज शाम तक क्विज मिल जाए, और जो है कल उसका हम आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। तो जितने भी क्वेश्चन छूटे बढ़े हैं इधर उधर छूटे छोटे मोटे, वो सब इसी में कवर हो जाएंगे। अब जब ये कंजंक्शन आपका खत्म हो जाएगा तो कंजंक्शन के बाद मैं आपका प्री वो स्टार्ट कराऊंगा, क्या, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के बाद मैं आपका क्वेश्चन टैग करवा दूंगा, और उसके बाद तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू किया जाएगा। आज इसको यहीं तक रखा जाए सर।